जो दीवारों से टकराता है उसका सर ही फूट जाता है। मैं तुमको रोक नहीं सकता, मगर अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम में दीवानगी है तो तुम हमारी दीवानगी को नहीं जानते। मोदी जी भी कैसे प्रधानमंत्री बने? चांस था लोकतंत्र में वोट के जरिए, तो तभी जाकर उनको चांस मिला। इसलिए लोगों को जीने देना चाहिए। इतना पीछे पड़ के उनको हरास करके करना ठीक बात नहीं है। इट्स नॉट गुड एट ऑल। ये निंदनीय बात है, खंडनीय बात है। तेलंगाना की हद तक तो हम कोशिश कर रहे हैं, मगर पूरे मुल्क में कैसे हालात होंगे, क्या होंगे, किस तरह से माहौल आगे बढ़ेगा, ये मुझे नहीं मालूम। मोदी जी मेरे अच्छे मित्र हैं। कई बार हम अपने ख्यालात बदलते हैं, नीति आयोग मीटिंग में, कहीं इधर उधर में, बिल्कुल हम मिलते जुलते हैं और कुछ मीटिंग्स भी होते हैं। पल पल राजनीति बदल रही है, पल में अंदाज बदल रहे हैं, पल में समीकरण बदल रहे हैं। कभी मोदी अच्छे लगने लगते हैं और कभी मोदी सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं। तेलंगाना में चुनावी शंखनाद क्या हुआ? दोस्ती, गठबंधन और आंकड़े सब बदलने लगे हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ आग उगलने वाले केसीआर अब मोदी को अच्छा दोस्त बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बोलती है अगर हमको इख्तियार मिला तो हम 100 असेंबली हल्के में 10 करोड़ की लागत से एक राम मंदिर बनाएंगे। आप कहां आइडियोलॉजी पे मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी से? तेलंगाना में बदलती राजनीति की एक और तस्वीर देखिए। जिस राम मंदिर का कभी कांग्रेस विरोध किया करती थी, वही कांग्रेस अब तेलंगाना में 100 राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है और वैसी उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीआरएस है, जो तेलंगाना को अपनी जागीर समझती रही है, लेकिन अब सूबे में उसकी जमीन खिसकती साफ नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजनीति में घुसने की कोशिश कर रहे केसीआर के सुर बदले बदले हैं। ये प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के स्तंभ है पार्टी। पार्टियां बचे रहे तभी लोकतंत्र बचे रहेगा, तब हमको मौका मिलेगा, जनता हमको मौका दे सकती है। केसीआर को साफ दिख रहा है कि तेलंगाना में बीजेपी उसके वोट बैंक में ही सेंध लगा रही है। नगर निगम चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। तेलंगाना में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। 2018 से लगातार सूबे में बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि केसीआर मुश्किल में है और बीजेपी को लेकर उनकी सोच बदल गई है। जरा सूबे में बीजेपी के बदलते भाग्य की ये तस्वीर देखिए। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी और उसे 6.98% वोट मिले थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर भगवा लहराया और उसका वोट शेयर 19.65% हो गया और 21 विधानसभा सीटों पर उसे बढ़त मिली। अब 2023 के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है और तेलंगाना में अपने सबसे मजबूत चेहरों को उतारा है। पिछले कई महीने से बीजेपी तेलंगाना में सुपर एक्टिव है। मिशन तेलंगाना के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर होते हैं तो भी वो हैदराबाद का रजाकार इतिहास याद दिलाने से नहीं चूकते। हैदराबाद में देश को आजादी नहीं मिली। वहां के जुल्मी शासक ने ढेर सारे यातनाएं की। स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में इसके खिलाफ आंदोलन हुआ और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस एक्शन लेकर 17 सितंबर 48 को हमारे इस मराठा वाड़ को आजाद करने का काम किया था। 119 विधानसभा सीटों वाले तेलंगाना में बीजेपी को पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने मिशन 90+ की रूपरेखा तैयार की है। इसके लिए पार्टी ने 10,000 गांवों में मीटिंग्स और चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन किया है। तेलंगाना में बीजेपी ने केसीआर हटाओ तेलंगाना बचाओ का नारा दिया है। पार्टी नेता सीएम चंद्रशेखर राव के भ्रष्ट और परिवार राज की पोल खोल रहे हैं। यही वजह है कि केसीआर को अपनी कुर्सी हिलती दिख रही है और बीजेपी की बजाय इन दिनों कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर दिख रहे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो एक चुनाव के आंकड़ों से हार नहीं मानती। जब बीजेपी के 4 सांसद हुआ करते थे तब भी भारतीय जनता पार्टी का मजाक बनाया जाता था। आज बीजेपी दूसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज है। कभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी का अस्तित्व ना के बराबर था, लेकिन आज बीजेपी पश्चिम बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कुछ ऐसा ही प्लान बीजेपी ने तेलंगाना के लिए तैयार कर रखा है।
और इस बदलाव के लिए रणनीति भी तैयार कर ली गई है। बीजेपी तेलंगाना में बूथ लेवल पर लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम कर रही है। जनवरी से ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर के अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। पिछले 3 महीने में पार्टी ने गांव-गांव में चौपाल और छोटे-छोटे कार्यक्रमों का आयोजन किया। अब पार्टी राज्य की सभी 119 विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर रैलियों की तैयारी कर रही है। मिशन 90 के अलावा बीजेपी की नजर लोकसभा की 13 सीटों पर है। 2019 में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके विस्तार पर पार्टी की नजर है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष राज्य में पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहां पर 8-9 सालों से बीआरएस का जो भ्रष्टाचारी शासन चल रहा है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीआरएस और केसीआर इनके विरोध में ये जन आक्रोश पूरी दुनिया देख रही है। हैदराबाद और वारंगल के आसपास के नए जिलों में पिछड़ी जातियां सशक्त हुई हैं। ये पिछड़ी जातियां विशेष रूप से मुन्नुरु कापू और मुदी राजुस हैं। बीजेपी ने बड़े पैमाने पर इसको ध्यान में रखकर अपनी चुनावी रणनीति तैयार की है। मुन्नुरु कापू राज्य की 52% पिछड़ी जाति की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा और 12% है। बीजेपी के तेलंगाना अध्यक्ष बंदी संजय कुमार भी इसी समुदाय से आते हैं। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व टीआरएस मंत्री एटाला राजेंद्र के हुजराबाद से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने उन्हें एक पिछड़ी जाति के नेता की जीत के रूप में पेश किया है। ओबीसी जातियों के ध्रुवीकरण को रोकने के लिए बीआरएस संगठन में दूसरी पिछड़ी पार्टियों को जगह दे रही है, लेकिन भगवा की घुसपैठ केसीआर को परेशान कर रही है। हालांकि बीआरएस का तर्क है कि राज्य में कांग्रेस कमजोर हुई है। केसीआर के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी कुछ इस अंदाज में बोलते हैं। अंधविश्वास को इस प्रकार से तवज्जो देने वाले लोग तेलंगाना को उसके भविष्य को कभी संवार नहीं सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अंधविश्वासी लोगों से हमारे तेलंगाना को हमें बचाना है। केसीआर और उनके परिवार पर पीएम मोदी ने अंधविश्वासी होने का आरोप क्यों लगाया, जरा ये भी समझ लीजिए। केसीआर अंक ज्योतिष में काफी भरोसा रखते हैं। वो 6 नंबर को अपने लिए काफी लकी मानते हैं। उनकी सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट 6 की है या फिर गाड़ियों के नंबरों का योग 6 होता है। 2014 में शपथ लेने के लिए उन्होंने दोपहर 12:57 का समय चुना था। सीएम केसीआर महबूबनगर जिले के जहांगीर पीर दरगाह पर गए और उन्होंने 51 बकरों की बलि चढ़ाई। किसान समन्वय समिति में भी 15 सदस्य रखे हैं। जिला स्तरीय समितियों में 24 और राज्य समितियों में 42 सदस्य रखे हैं। इन सभी संख्याओं का जोड़ 6 ही आता है। केसीआर अपनी अहम बैठकों के समय को लेकर खास ध्यान रखते हैं ताकि टाइम का जोड़ 6 अंक ही आए। 2018 को जब केसीआर ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली तो इसके लिए खास मुहूर्त तय किया गया। शपथ का समय दोपहर 1:24 से लेकर 3:04 के बीच था। ज्योतिषी के कहने पर ही केसीआर ने समय से पहले चुनाव कराने की घोषणा की थी। अब सवाल यह है कि क्या 2023 में भी केसीआर के लिए ज्योतिषी कोई चमत्कार करेंगे? शायद उन्हें भी ऐसा नहीं लगता, इसलिए अब वो मोदी को अपना दोस्त बता रहे हैं। हालांकि तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने इसे केसीआर की नौटंकी करार दिया है। संजय कुमार ने दावा किया है कि बीआरएस अध्यक्ष बीजेपी के ग्राफ को नुकसान पहुंचाने और कांग्रेस की छवि सुधारने की साजिश कर रहे हैं। अगर केसीआर वास्तव में पीएम को एक अच्छा दोस्त मानते हैं तो एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने क्यों नहीं जाते? नीति आयोग की बैठकों में क्यों शामिल नहीं होते? केसीआर ने जिस तरह पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की मीटिंग से दूरी बना ली है और बीजेपी की बजाय कांग्रेस पर हमलावर दिख रहे हैं, सियासी गलियारों में इसकी 2 वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह यह है कि केसीआर कई मौकों पर तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर चुके हैं और दूसरी वजह बेटी के कविता पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में के कविता से पूछताछ हो चुकी है। कांग्रेस नेता मोहम्मद अली शब्बीर ने आरोप लगाया है कि ये कुछ और नहीं बल्कि बीआरएस और बीजेपी के बीच समझौते का हिस्सा है। दूसरी तरफ तेलंगाना में भगवा की हुंकार से एक और शख्स हैं जो घबराए हुए हैं। वो हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो बीजेपी को हराने के लिए किसी भी पार्टी से गठबंधन को तैयार हैं। अगर कोई ये बोलेगा कि मजलिस सिर्फ हैदराबाद में इलेक्शन लड़े और कहीं पर ना लड़े,
ये मुझे कबूल नहीं है। स्वागतम मोदी जी, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी, जिससे उत्साहित पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी तैयारी की है। भगवाधारियों के मिशन तेलंगाना से भाईजान तनाव में हैं। ओवैसी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी भले ही पूरे देश में जीत जाए, लेकिन हैदराबाद में वो जीत नहीं पाएगी। हमारे एमपी जीत कर आए, यकीनन बीजेपी हारना चाहिए। हम तो कोशिश कर रहे हैं, और हैदराबाद एक मिसाल है जहां पर चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, बल्दिया का इलेक्शन हो, सब आकर हैदराबाद में मजलिस के खिलाफ सियासी मुहिम चलाते हैं, और फिर उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम होता है, अवाम उनको हरा देती है। बीजेपी के खिलाफ भाईजान कितना जहर उगलते हैं, भगवाधारी उतना ही तेजी से कमल खिला रहे हैं। बीजेपी के कॉमन सिविल कोड के खिलाफ भी ओवैसी हमलावर हैं। अब चौथी बात बोलते कि नहीं अब इससे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप, किस बुनियाद पर लाएंगे? तेलंगाना में बीजेपी ने वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केसीआर को घेर रखा है। दूसरी तरफ हिंदू वोट बैंक को भी एकजुट करने में जुटी है, जिससे ओवैसी की टेंशन बढ़ी है, क्योंकि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सत्ता आई तो हैदराबाद को भाग्यनगर होते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।